हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज फिर से मॉडर्न इंडिया की। बात करेंगे आधुनिक इतिहास की। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों की, प्रशासनिक ढांचा कैसा रहा, उसकी सामाजिक और उसकी सांस्कृतिक नीतियां किस तरीके से रही दोस्तों। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ पर आकर कैसे मिशनरियों को लागू किया और उस तरीके से हमारी इंडियन संस्कृति को किस तरीके से उन्होंने बद बेहाल करने की पूरी कोशिश की, तो पूरी चर्चा होगी। इससे पहले हम कुछ और कंप्लीट कर चुके हैं, करीब 6 चैप्टर बाकी के वीडियो में। आप हमारी चेक लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। दोस्तों देखो, बहुत ही बेहतरीन इंपोर्टेंट कंटेंट है। इसकी क्रोनोलॉजी टर्मिनोलॉजी जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमपी पीसीएस दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, बिहार आरएएस दे रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं, इवन जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं स्टेट पीसीएस से लेके वनडे एग्जाम में है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, वहाँ सारे फैक्चुअल डेटा देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों सबसे वही रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे हमें आपका मोरल सपोर्ट और थोड़ा प्यार मिलता रहे। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे इस भूमिका की। भारत के विशाल साम्राज्य पर अधिकार कर लेने के पश्चात भारत पर नियंत्रण रखने और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए ब्रिटिशों ने बार बार अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों को परिवर्तित किया। क्योंकि प्रारंभ में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? प्रारंभ में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य यह था कि वह वहां के संसाधन, जो हमारे रिसोर्सेस, यहाँ से क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है आपको, रिसोर्सेस से क्वेश्चन आता है, तो वहां के संसाधनों का दोहन करने के लिए, दोहन करके लाभ कमाया जा सके, इसी उद्देश्य हेतु भारत का उपनिवेश के रूप में तैयार किया गया। दोस्तों आरपी दत्त ने बात की। आरपी दत्त ने अपनी पुस्तक ऐतिहासिक कृति है इंडिया टुडे, इंडिया टुडे में भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण किया है। दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ उपनिवेशवाद के चरण, बात करेंगे यहाँ इंपीरियलिज्म के चरणों की बात। पहला चरण था वाणिज्यिक चरण दोस्तों, 1757 से 1813 ईस्वी तक। दूसरा था औद्योगिक पूंजीवाद चरण, 1813 से 1857 ईस्वी। तीसरा था वित्तीय पूंजीवादी चरण, 1858 से 1947 ईस्वी तक। ये 3 चरणों की बात है जहां पर उपनिवेशवाद फला फूला। दोस्तों ठीक है, बात करेंगे वाणिज्यिक चरण की दोस्तों, 1757 से 1813 ईस्वी तक। ठीक है, अब से पहले बात करते हैं वाणिज्यिक चरण, कॉमर्शियल जो एरा है इसकी बात करेंगे। क्या है इसका उद्देश्य? अधिकतम राजस्व वसूल करना यहाँ पर, जिससे व्यापार में निवेश यानी कि इन्वेस्ट किया जा सके। समझा, मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे इस चरण में। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद 1813 में जब पहला चार्टर एक्ट आया, वहां तक ये दौर चला। करीब एवरेज अगर बात करेंगे आप तो करीब 70 साल के आसपास, देख सकते हो आप 70 साल से थोड़ा सा कम है, अगर 60 भी मान लो, 60 साल के आसपास ये पूरा चरण इन्होंने चलाया दोस्तों। ठीक है, जिससे व्यापार में निवेशित किया जा सके, इन्होंने उस पैसे को वहीं इन्वेस्ट किया। भारत में 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात दोस्तों ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आरंभ हो चुका था। इस चरण में ब्रिटिश कंपनी का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना था। ओनली वो एज ए ट्रेड प्रॉफिट करना चाहती थी, एज ए बिजनेस प्रॉफिट करना चाहते थे। इसके लिए ब्रिटिश कंपनी ने सर्वप्रथम यूरोपीय शक्तियों जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी को पराजित किया और उन पर अपनी सत्ता को क्या किया? शासित किया, उनको अपने कंट्रोल में या फिर उनसे जीतकर अपने आप को श्रेष्ठ बताने की पूरी कोशिश की। ब्रिटिश कंपनी को व्यापार में अधिकाधिक लाभ हो, इसके लिए जरूरी था कि भारत के व्यापार पर उसका एक अधिकार हो। क्या हो? उसकी मोनोपोली होनी चाहिए दोस्तों। और वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए पूंजी भी भारतीय राजस्व से ही प्राप्त हो। पूंजी प्राप्त करने के लिए प्लासी के युद्ध व बक्सर के युद्ध के परिणाम ने ब्रिटिश कंपनी की बहुत अधिक सहायता की दोस्तों। बंगाल पर अधिकार के फलस्वरूप भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए बंगाल के राजस्व से दोस्तों प्राप्त धन का उपयोग होने लगा। जो बंगाल से प्राप्त हो रहा था वो राजस्व, उससे उस धन से उपयोग होने लगा, जिससे धन का बहिर्गमन शुरू हो गया, ड्रेन थ्योरी शुरू हो गया। इस चरण में हस्तशिल्प उद्योग को हतोत्साहित कर, जो हस्तशिल्प था, जो बुनकर थे बेचारे, जो काम कर रहे थे, अपना जीवोयापन कर रहे थे दोस्तों, वो हस्तशिल्प उद्योग को हतोत्साहित कर, देसी बुनकरों पर अत्याचार कर, लागत मूल्य से भी कम कीमत पर कपड़ों और वस्तुओं की खरीद की जाने लगी। इस प्रकार कंपनी के अत्याचार से उद्योग धंधों का पतन हुआ और अधिकाधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती चली गई। अतः उपनिवेशवाद के इस चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य यहाँ से धन लूटना रहा दोस्तों, सिर्फ धन लूटना रह गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर ने टिप्पणी की थी। यह इतिहासकार है, हिस्टोरियन जो है पर्सिवल स्पेयर।
कि अब बंगाल में खुला तथा बेशम लूट का काल आरंभ हुआ। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पडिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल में डाकू राज की संज्ञा दी। जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे के.एम. पडिक्कर, ऐसा डायरेक्ट कोटेशन आ जाता है। उन्होंने 1765 से 1772 ईस्वी के काल में डाकू राज की संज्ञा दी। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट भू राजस्व व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इजारेदारी प्रथा, जैसे बोलते हैं फॉर्मिंग सिस्टम, इजारेदारी प्रथा को दोस्तों फॉर्मिंग सिस्टम की संज्ञा दी गई 1772 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने फॉर्मिंग को दोस्तों फॉर्मिंग सिस्टम को लागू किया। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स ने फॉर्मिंग सिस्टम को लागू किया। इसका अर्थ था कि भू राजस्व की वसूली के लिए नीलामी पद्धति को अपनाना दोस्तों। जो नीलामी में अधिक बोली लगाता था उससे भू राजस्व की वसूली का ठेका मिल जाता था। उसके दुष्प्रभाव देखो, इससे भू राजस्व की रकम तो बढ़ गई परंतु वास्तविक वसूली प्रतिवर्ष घटती बढ़ती रहती थी दोस्तों। बहुत ज्यादा चीजें नहीं हुई लेकिन वो जो वास्तविक रेवेन्यू जनरेट होता था वो घटता बढ़ता रहता था। भू राजस्व की बोली लगाने के लिए अलग अलग जगह से जमींदारों का आगमन होने लगा। ये जमींदार स्थानीय किसानों के प्रति संवेदनशील होते थे। परिणामतः कृषि अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त होती चलेगी। भू राजस्व की नीतियों में सुधार करने के लिए 1786 ईस्वी में राजस्व बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई, जिसकी अनुशंसा पर 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई दोस्तों। क्योंकि 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया दोस्तों। याद रखना 1786 की डेट है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। 1790 से 91 ईस्वी में इसने भू राजस्व वसूली की नई व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त लागू की दोस्तों। क्या की? स्थायी बंदोबस्त लागू किया। और यह 10 वर्षीय व्यवस्था थी दोस्तों। क्या थी? 10 वर्षीय व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था अथवा स्तंभरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। लगान वसूलने की अभी तक की व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कर जो संग्रहता थे, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उन कर संग्रहता जमींदारों को माना जाए या रैयतों को, ये सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि टैक्स रैयत से वसूला जाता था, कई बार जमींदार वसूलते थे, कई बार महलवाड़ी में पूरा गांव मिलकर एक पूरी तरीके से रेवेन्यू जनरेट करता था। तो कर संग्रह करता जमींदारों को माना जाए या रैयत को, इस व्यवस्था में लगान वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को सौंप दी गई दोस्तों। तो ये जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, ये काफी मात्रा में बढ़ चुके थे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के प्रमुख तत्व देखते हैं क्या है। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया। भू राजस्व को हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया, जो जमींदारों को प्रतिवर्ष क्या देना पड़ता था। लगान वसूली का दोस्तों इंपोर्टेंट है, ये डेटा बहुत इंपोर्टेंट है। लगान वसूली का 10 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदार स्वयं के लिए रखता था। 10/11 भाग सरकार को और 1/11 यानी कि 1/11 भाग जमींदार स्वयं के लिए रखता था। अब समस्या कहाँ हुई, इसकी बात करेंगे। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जमींदारी किसानों से कितना लगान वसूल करे, यह स्पष्ट नहीं था। ये बात स्पष्ट नहीं थी कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूल करे, जिसके कारण जमींदारों और किसानों से अधिक लगान वसूल करते थे। क्योंकि वो अधिक से अधिक लगान वसूल करते थे, लेकिन वो अंग्रेजों तक वो ही पहुंचाते थे जो उनका रेवेन्यू सिस्टम जारी था। मतलब जिन्होंने उतनी, यानी कि ये लगाने के लिए 10/11 भाग बोला था स्थायी बंदोबस्त में कि भाई 10/11 भाग आपको अंग्रेजों को देना है, मतलब उनके लिए देना है, ठीक है। तो ये किसानों से जमींदार अधिक से अधिक लगान वसूल करते थे, जिसका फायदा जमींदार को स्वयं होता था। क्योंकि वो अंग्रेजों को तो 10/11 भाग दे रहे थे, बट अपने पास कितना रखना है, कितना वसूल है, इस बात का कोई भी डायरेक्ट, कोई भी एक मुश्त चीज नहीं थी, एक मुश्त बात कंफर्म नहीं थी कि इतना दिन को देना है। कहीं भी कितना भी जमींदार अपनी पावर के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से वसूल लेते थे। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 19%, ये याद रखना, यह व्यवस्था जो थी 19% भाग पर थी स्थायी बंदोबस्त, जिससे बंगाल बिहार, याद रखें, बंगाल बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र व उत्तर प्रदेश के बनारस को शामिल किया गया दोस्तों। 19% भूभाग पर लगी थी और जिसमें बंगाल बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र व उत्तर प्रदेश के बनारस को शामिल किया गया था। परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं क्या है। इजारेदारी प्रथा जिसे बोलते हैं फॉर्मिंग सिस्टम, किसने लागू किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इंडिया टुडे किसकी रचना है? आर.पी. दत्त की। इजारेदारी प्रथा को कब लागू किया गया? 1772 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस भू राजस्व व्यवस्था में कर संग्रहता के रूप में जमींदार को रखा गया? स्थायी बंदोबस्त। स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में।
कब? 1793 में दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के लगभग कितने भूभाग पर था? लगभग 19%। सूर्यास्त का नियम दोस्तों इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट हुए। सूर्यास्त का नियम किस भू राजस्व व्यवस्था का भाग था? स्थायी बंदोबस्त का। ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का एक भरपूर भाग था। अब स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव देखते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसका प्रभाव देखेंगे दोस्तों। क्या प्रभाव रहा स्थायी बंदोबस्त का? जमींदारों को लगान वसूली का अधिकार मिलने से किसानों का शोषण बढ़ गया। किसानों का शोषण बढ़ चुका था जमींदारों को लगान वसूली का अधिकार मिलने से। सूर्यास्त नियम एवं इस व्यवस्था ने दूरवासी जमींदारों को हिस्सेदारी बढ़ाया दोस्तों। सूर्यास्त के नियम ने व इस व्यवस्था ने दूरवासी जमींदारों की हिस्सेदारी बढ़ा दी। किसानों के शोषण से उत्पादकता घट चुकी थी कि किसान इतना शोषण कर रहे थे तो वो इतना मन लगाकर खेती नहीं करते थे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी में गिरावट देखने को मिली तथा अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई दोस्तों। किसानों के शोषण से प्रोडक्टिविटी घट गई और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो चुकी थी। गॉट माय पॉइंट? सूर्यास्त के नियम की बात करेंगे। क्या सूर्यास्त का नियम? 1794 ईस्वी में सूर्यास्त एक कानून लाया गया दोस्तों। 1794 याद रखना। गॉट माय पॉइंट? 1794 में सूर्यास्त कानून लाया गया जिसमें स्पष्ट कहा गया कि यदि लगान पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकारी कोष में जमा नहीं किया जाएगा तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी दोस्तों। समझ रहे हैं आप? तो ये सूर्यास्त का नाम वेरी खतरनाक, वेरी डेंजरस। 1794 में ऐसा बोला गया दोस्तों कि लगान की डेट से पहले अगर वो पैसा सरकारी कोष में अगर जमा नहीं किया गया तो जमींदारी नीलाम हो सकती है। ये बात कहेगी इस सूर्यास्त के नियम में। अब बात करेंगे न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था में सुधार कर जिला स्तर पर जिला न्यायालय की स्थापना की। तो जिला स्तर पर क्या किया? जिला न्यायालय की स्थापना कर दी। और सिविल न्यायालय का प्रधान जिला कलेक्टर होता था। वहीं फौजदारी न्यायालय का प्रधान मुस्लिम विधि व्यवस्था का विशेषज्ञ होता था दोस्तों। कौन होता? जो मुस्लिम विधि व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को जानता था, वो इस फौजदारी न्यायालय का प्रधान होता था। उसके ऊपर सदर निजामत अदालत होती थी एक भारतीय अधिकारी के अंतर्गत, और सदर दीवानी अदालत गवर्नर जनरल की परिषद के अंतर्गत थी दोस्तों। समझ रहे हैं? इसके ऊपर क्या था? सदर निजामत अदालत एक भारतीय अधिकारी के अंतर्गत और सदर दीवानी अदालत गवर्नर जनरल की परिषद के अंतर्गत आती थी। भारत में परंपरागत हिंदू व मुस्लिम विधियों का संग्रह पंडितों व उलेमाओं की सहायता के तैयार करवाया गया दोस्तों। तो जो हिंदू और मुस्लिम उसकी विधि थी, उसका संग्रह था, पंडितों एवं उलेमाओं की सहायता से तैयार करवाया जाता था। अब बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में कई प्रशासनिक सुधार किए गए। यह वह काल था जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने उपनिवेश अमेरिका को खो चुका था, यानी कि अमेरिका को खो चुके थे। ये उस समय की बात है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी पावर में इंडिया में था, लेकिन वो अमेरिका को खो चुके थे और भारत पर अपना पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। क्योंकि अमेरिका को खोने के बाद वो चाहते थे कि भारत पर अपना पूर्णतः नियंत्रण, यानी कि पूर्ण तरीके से कंट्रोल स्थापित किया जाए। ठीक है, ये होगी लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों क्या किया? सिविल और फौजदारी दोनों प्रकार के न्यायालयों की एक पूरी श्रृंखला स्थापित की। ये सिविल न्यायालय थे, ये फौजदारी न्यायालय थे। सिविल न्यायालय में किंग इन काउंसिल होती थी, उसके बाद सदर दीवानी अदालत होती थी, फिर जिला न्यायालय होता था, उसके बाद रजिस्ट्रार होता था, उसके बाद मुंसिफ होता था। ये बात होती थी सिविल न्यायालय की। फौजदारी की बात करें, सदर निजामत अदालत, सर्किट कोर्ट और जिला अदालत होती थी। ये फौजदारी वाले मामले की देखरेख करते थे। बात करेंगे नेक्स्ट 1793 में दोस्तों कॉर्नवालिस कोड लाकर उसने सिविल न्यायालय से कलेक्टर को हटाकर जिला जज की नियुक्ति की। इस प्रकार उसने शक्ति का पृथक्करण किया दोस्तों। उसने कुछ क्रूर मुस्लिम नीतियों में बदलाव किया, क्योंकि जो बहुत ज्यादा घातक थी, बहुत ज्यादा असिमिलेट थी, उसमें उन क्रूर मुस्लिम नीतियों में बदलाव किया कॉर्नवालिस ने वैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत सारे काम किए थे, काम कई अच्छे किए, बट वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया था दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करेंगे। अब परीक्षा की दृष्टि से चर्चा करेंगे परीक्षा अवलोकन क्या है। आधुनिक पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों। 1774 यानी कि 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालत की स्थापना किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों। न्यायिक और कर संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किसने किया? कॉर्नवालिस ने। ये किसने? न्यायिक और टैक्स वाली, याद रखना। कॉर्नवालिस कोड को लागू किया गया 1793 ईस्वी में। भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये सारी पॉइंट्स आप याद रखना। अब बात करेंगे कुछ और सुधारों की, कुछ और रिफॉर्म्स हुए थे, उनकी चर्चा करते हैं। सिविल सेवा का जनक दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी
कहा जाता है। उसने जिला कलेक्टर को न्यायिक कार्य से पृथक कर, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था पहले उसके पास जुडिशरी की पावर होती थी, क्योंकि जुडिशरी के लिए अलग डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं होते थे। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जिला कलेक्टर को, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो आज का डीएम है, उसको न्यायिक कार्य से पृथक कर दिया। जो आपकी तैयारी कर रहे हैं आप, जिस चीज की, यूपीएससी हो या पीसीएस है, आप डीएम एसडीएम बनते हैं, उनको न्यायिक कार्यों से पृथक कर दिया। उसके पास केवल राजस्व संग्रह का अधिकार दिया, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स रह गया था। कलेक्टर के मासिक वेतन को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया। समझ रहे हैं आप? देयर इज अ लॉट ऑफ पावर सॉरी, देयर इज अ लॉट ऑफ पावर विद द कलेक्टर्स पोस्ट। न्यायिक भी होता था, जुडिशरी भी है, रेवेन्यू है, बट उसकी सैलरी देखिए उस समय, मैं 70s की बात कर रहा हूँ, 80s की, 1793 18 के आसपास 1500 रुपए कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उसे वसूली की गई रकम का 1% कमीशन के रूप में मिलता रहा। दोस्तों समझ रहे आप? अब बात करेंगे सामाजिक नीतियों की। जैसा कि हम जानते हैं कि इस काल में कंपनी का उद्देश्य अपने दायित्व को सीमित रखना ताकि अतिरिक्त खर्च में कटौती की जा सके। अतः इस समय में ब्रिटिश सामाजिक सुधार से दूर रहे। दोस्तों ब्रिटिश जो है सामाजिक सुधार से दूर रहे थे, क्योंकि वो रेवेन्यू पे फोकस उन्होंने सबसे ज्यादा किया। अब बात करेंगे सांस्कृतिक नीतियों की। इस काल में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा दोस्तों भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, जिस सांस्कृतिक नीति पर बल दिया गया उसे प्राच्यवाद के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसको एंशिएंट वाद के नाम से जाना जाता है। और प्राच्यवाद के निम्नलिखित पहलू थे: भारतीय परंपरा और संस्कृति के अन्वेषण पर बल दिया गया, और इस उद्देश्य से 1784 में 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। भारतीय विधियों का संग्रह किया गया, ये देख सकते हो, और इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में शासन करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय रीति रिवाज और परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। ये सारी चीजें की गई। बात करेंगे औद्योगिक पूंजीवाद चरण का, 1813 से 58 में। उद्देश्य क्या? भारत को तैयार माल के आयातक यानी कि इंपोर्ट एवं कच्चे माल के निर्यातक यानी कि एक्सपोर्ट के रूप में तब्दील करना। इस काल में ब्रिटिश का भारत के संदर्भ में उद्देश्य बदल गया था। दोस्तों क्या हुआ? उसका उद्देश्य बदल चुका था। यह वह काल था जब ब्रिटेन में औद्योगिक पूंजीवाद का विकास अपने जोरों पर था। 1765 से 80 तक ब्रिटेन में अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जैसे कताई मशीन आ चुकी थी, स्टीम इंजन का आविष्कार हो चुका था। इन सब ने औद्योगिक क्रांति ला दी एक तरीके से। और इस औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके जो आए, उसके फलस्वरूप कारखाने यानी कि फैक्ट्री में निर्मित ब्रिटिश वस्तुएं, उनके लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि आप जब इस तरीके से जो ब्रिटिश गुड्स बना रहे हो, ब्रिटिश सामान बना रहे हो, उनके लिए एक बड़ा मार्केट चाहिए जहां पर आप उन्हें बेच सको। दोस्तों ठीक है, उसकी आवश्यकता पड़ चुकी थी। इस बाजार की पूर्ति के लिए दोस्तों क्या किया उन्होंने? इंडिया जैसे मार्केट, अफ्रीका जैसे मार्केटों को एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। बात करेंगे 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक चार्टर लेके आए। तो 1813 ईस्वी में 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक चार्टर लेके आई ये गवर्नमेंट, पारित करके भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नीति अपनाई। चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर सिर्फ चाय और चीन का व्यापार इनके साथ था। बाकी के सारे ट्रेड्स की एक मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, उस मोनोपोली को ब्रेक कर दिया गया। चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर कंपनी को भारतीय क्षेत्र से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि उसकी जो मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया। भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए वो खोल दिया गया। दोस्तों अतः ब्रिटिश कंपनी वाणिज्यिक पूंजीवाद की जगह औद्योगिक पूंजीवाद के हित में काम करती थी। समझ रहे हैं आप? तो ब्रिटिश कंपनियां कॉमर्शियल कैपिटलिज्म के जगह पर औद्योगिक इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट के हित में काम करने लगी। अतः बदलते हुए हित के संदर्भ में क्या होने लगा? भारत के संबंध में ब्रिटिश की प्रशासनिक, न्यायिक यानी कि जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, सामाजिक, सोशल और सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल नीतियां भी बदल चुकी थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रशासनिक नीतियां। इस चरण में भारत के संदर्भ में कंपनी का औपनिवेशिक हित बदल गया था, इसलिए अब जरूरत थी कि प्रशासन की संरचना में व्यापक सुधार हो और परिवर्तन लाना जरूरी हो गया था। इस क्रम में बहुत सारे कदम उठाए गए, जैसे कानून व्यवस्था की बात करेंगे। कानून व्यवस्था क्या है? गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था दोस्तों उस समय। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारी समुदाय के लुटेरों को दमन किया। दोस्तों याद रखना, ये उस समय की बात है जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होता था। वहीं विलियम बेंटिंग के काल में कर्नल सलीमन ने ठगी, जो ठग थे वहां पर, ठगी पद्धति पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाया। दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था में कुछ और चेंजेस हुए। इस काल में पूंजीवादी हितों से प्रेरित होकर भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। दोस्तों परिवर्तन लाने का भरपूर प्रयास किया गया। एक तरफ भारत सरकार की जरूरत थी, अधिक राजस्व की प्राप्ति होनी चाहिए,
वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश पूंजीपति चाहते थे, जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास थी, जो पूंजीपति थे, जो पैसा बनाने चाहते थे, वो प्रॉफिट देखते थे, वो पूंजीपति चाहते थे कि भू राजस्व का दबाव सीमित रहे दोस्तों, क्योंकि जो भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू था, उसका बहुत ज्यादा प्रेशर ना रहे, ताकि भारतीय किसानों की क्रय शक्ति बनी रहे, क्योंकि वो अगर उनकी क्रय शक्ति को, उनकी परचेजिंग पावर को, उनकी चीजों को खत्म कर दिया जाएगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी और अकाल जैसी स्थिति फिर से आ जाएगी। और अकाल जैसी स्थिति आएगी तो वो कितने पे भी, किसी भी कारण पर वो बिल्कुल भी लैंड रेवेन्यू सरकारी खजाने में जमा नहीं कर पाएंगे। तो भारतीय किसानों की क्रय शक्ति बनी रहे, इन दोनों हितों के बीच में सामंजस्य लाना मुश्किल हो गया। अंत में इस बात पर सहमति हुई कि जमींदारों को भू राजस्व वसूली से दूर रखा जाए। मतलब अंत में ये बात निकल कर आई कि जमींदार इनका शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन जैसी स्थिति को लेकर आ रहे हैं, इनको इस चीज से दूर रखा जाए। इस काल में भू राजस्व जो प्रबंधन में दो भिन्न प्रकार की पद्धतियां विकसित हुई। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम दो तरीके का आ चुका था। कौन सा? नंबर एक रैयतबाड़ी, दूसरा महलबाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो रैयतबाड़ी उपज कर आई, रैयतबाड़ी नया सिस्टम निकल कर आया, दूसरा महलबाड़ी पद्धति निकल कर आई। तो दोनों ही स्थितियां निकल कर आ चुकी थी, रैयतबाड़ी और महलबाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रैयतबाड़ी व्यवस्था। रैयतबाड़ी व्यवस्था मद्रास का गवर्नर था। मद्रास के गवर्नर का नाम था टॉमस मुनरो। क्या नाम था? मद्रास के गवर्नर का नाम था टॉमस मुनरो ने मद्रास में लागू किया। 1792 ईस्वी में रैयतबाड़ी व्यवस्था पहली बार कर्नल रीड और बारामल जिले में लागू की गई। ये बारामल जिला जो है तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। तो किसने? कर्नल रीड ने दोस्तों, ये कर्नल रीड द्वारा बारामल जिले में लागू की गई थी और 1792 ईस्वी में। ये भी कई बार पूछा गया है कि कौन सी व्यवस्था को कब और किस समय पर लागू किया गया, टाइमलाइन की क्रोनोलॉजी को। रैयतबाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिधारी को भूमि का स्वामी माना गया। इस व्यवस्था में लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही सौंपा गया दोस्तों। किसको? किसानों को। रैयतबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया। लगभग प्रत्येक 20-30 वर्ष में दोस्तों, 20 to 30 ईयर्स वर्ष में इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था। और तब आमतौर पर मालगुजारी बढ़ा दी जाती थी। आमतौर पर देखा जाए तो मालगुजारी को बढ़ा दिया जाता था। यदि किसान निर्धारित लगान को जमा करने में असफल रहता है तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता है। मतलब कहने का यही है कि जो किसान है इस मालवाड़ी व्यवस्था में या रैयतबाड़ी व्यवस्था में, रैयत का मतलब था कि डायरेक्ट किसानों से ही वसूला जाता था जो लैंड रेवेन्यू था। अगर किसान इस व्यवस्था में असफल रहते हैं तो इसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब क्या है कि उसकी जो जमीन है, लैंड है, उससे उसे वंचित कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू करने के पीछे दो घोषित उद्देश्य थे। कौन कौन से थे उद्देश्य? नंबर एक कि भैया सरकार की आय में वृद्धि होगी। जब आप डायरेक्ट किसानों से वसूलोगे तो इसमें क्या होगा? सरकार की जो इनकम है उसमें वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा, तो सरकार की आय में वृद्धि होगी। दूसरा, रैयतों की सुरक्षा होगी, इनकी जो रैयत है उसकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, रैयतों की सुरक्षा बढ़ेगी और किसानों की आय में वृद्धि देखने को मिलेगी दोस्तों। समझ रहे आप? तो रैयतों की व्यवस्था होनी चाहिए, रैयतों की सुरक्षा और सरकार की आय में वृद्धि। वहीं 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बंबई तथा 1858 ईस्वी तक संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में फैल चुकी थी। तो 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बंबई में आई, उसके बाद 1858 ईस्वी में यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में भी लागू हो चुकी थी। क्या अन्य क्षेत्रों में भी ये लागू होगी? यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पर थी। समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर व्यवस्था का लेवल देखा जाए, रैयतबाड़ी थी 51% भाग पर, उसके बाद आती है महलबाड़ी करीब 30% के भाग पर, उसके बाद थी कौन सी? जो स्थायी बंदोबस्त था, परमानेंट सेटलमेंट था कॉर्नवालिस का, वो करीब 19% भाग पर थी। तो ये क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाए तो सबसे ज्यादा ये व्यवस्था थी। तो 51% भूभाग पर लागू थी। रैयतबाड़ी व्यवस्था की समाप्ति के कारण देख सकते हैं अधिकांश क्षेत्रों में निर्धारित मालगुजारी अधिक हुआ करती थी। किसान अच्छे मौसम में भी लगान चुकाने में असमर्थ होते थे। जैसे मद्रास में सरकार ने कुल उत्पादन का 45 से 55% भाग मालगुजारी के रूप में मांगा। वहीं बंबई में इससे अधिक बुरी स्थिति हो चुकी थी। मालगुजारी बढ़ाने का अधिकार सरकार ने अपने हाथों में रखा हुआ था दोस्तों। यानी कि अगर मालगुजारी बढ़ानी है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, तो ये पावर सरकार के हाथों में थी। रैयत की फसल नष्ट होने पर भी मालगुजारी का भुगतान करना पड़ता था। रैयत को अगर फसल उसकी नष्ट हो चुकी है, उसके पास देने को कुछ नहीं है, फिर भी मालगुजारी का भुगतान उन्हें करना पड़ता था। समझ रहे हैं आप कितनी विचित्र परिस्थितियां थी उस समय? मतलब आपके पास पैसा है, आपने खेत में अनाज उगाया है, नहीं उगाया है, फिर भी आपको रेवेन्यू तो देना ही पड़ेगा, लैंड रेवेन्यू तो देना पड़ेगा।
मालगुजारी न चुकाने की स्थिति में भू स्वामित्व यानी कि जो लैंड है, जमीन है, उससे वंचित कर दिया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 1854 ईस्वी में मद्रास यातना आयोग ने, याद रखना 1854 में मद्रास यातना आयोग ने इस व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और सरकार द्वारा इस व्यवस्था को इसलिए लागू किया गया दोस्तों कि बिचौलिया जो जमींदार थे, जो बिचौलिया हैं, उन जमींदारों को लगान वसूली से दूर रखा जाए, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में यही कमी थी कि अधिक वसूली का लाभ जमींदारों को ही होता था। अतः सरकार जो है आय में वृद्धि का लाभ स्वयं लेने के लिए इस व्यवस्था को लागू कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जो जमींदार हैं, बीच में जो बिचौलिए हैं, उनको बहुत सारी व्यवस्था का लाभ मिलता था और जो सरकार ये चाहती थी कि डायरेक्ट रेवेन्यू उनके पास पहुंचे, तो सरकार डायरेक्ट लाभ लेना चाहती थी। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे मेन पर्पज यही था दोस्तों। अब मालवाड़ी देखने से पहले थोड़ा सा एग्जाम से ओरिएंटेड देखते हैं क्या है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने वाला गवर्नर था सर टॉमस मुनरो, याद रखना। तो रैयतवाड़ी को दोस्तों किसने लागू किया? ये किया था सर टॉमस मुनरो ने। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। कहाँ पर? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसानों को बनाया गया? रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी? लगभग 51% भाग पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार कब और कहाँ लागू किया गया? 1792 ईस्वी में बारामल जिले में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया 1825 में। तो सबसे पहले ये 1792 में 1792 ईस्वी में बारामहल तमिलनाडु में लागू की गई थी। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई 1825 ईस्वी में। गॉट माय पॉइंट? अब नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त की बात करेंगे। महाल शब्द से तात्पर्य दोस्तों जागीर, जागीर अथवा गांव। महाल शब्द से तात्पर्य क्या है? जागीर अथवा गांव की बात हो रही है। गॉट माय पॉइंट? तो बात करेंगे महालवाड़ी दोस्तों। महाल शब्द से तात्पर्य समझ गया, जागीर अथवा गांव, मतलब एक गांव को पूरी तरीके से एक आदमी को दे दिया था कि ये महल है और इस गांव की जो महालवाड़ी है, मतलब एक जागीरदारी है, इसकी व्यवस्था पूरी एक आदमी के पास दे दी जाती थी और वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट के अकाउंट में वो जमा कराते रहते थे। तो महल हो गया, जागीर हो गया। इस पद्धति में दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था का प्रबंधन अलग अलग गांव या जागीरों, माहौल के आधार पर, महलों के आधार पर किया जाता था और इन महलों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से, जो कलेक्टिवली उस गांव के दोस्तों क्या थे, या महल को भूस्वामी होने का दावा करते थे। वो बोलते थे कि भाई हम इस गांव के स्वामी हैं, भूस्वामी हैं, उनका दावा करते थे कलेक्टिवली, उसको महल की संज्ञा दी गई 1819 ईस्वी में। हॉल्ट मैकलन ने दोस्तों क्या किया? 1819 में हॉल्ट मैकलन ने इस भूमि व्यवस्था का सूत्रपात किया और 1822 ईस्वी में इस व्यवस्था को कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया। समझ रहे हैं? 1822 में, 1822 में इस व्यवस्था को कानूनी रूप से एक पूरे तरीके से कानूनी रूप दे दिया गया, मतलब रूल ऑफ लॉ बना दिया गया, कानूनी व्यवस्था लागू कर दी गई। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में, देख रहे हैं आप, मार्टिन बर्ड हुआ और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में ये अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। यह पद्धति उत्तर भारत, गंगा के द्वाब के पश्चिम उत्तर प्रांत में, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई थी। यह व्यवस्था संपूर्ण भारत के लगभग 30% भूभाग पर लागू थी। अब महल, ये देखें आप, मैंने बताया सबसे ज्यादा हो गया आपका रैयतवाड़ी, उसके बाद होगी महलवाड़ी और सबसे कम थी स्थायी बंदोबस्त यानी कि कॉर्नवालिस की पद्धति जो 1793 में आई। हम महलवाड़ी व्यवस्था के दोष देखते हैं। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की प्रमुख पद्धतियों की चर्चा करेंगे। क्या थी? देखो ये पूरी अपन बात कर चुके हैं। स्तंभधारी बंदोबस्त यानी कि इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम आया, लेकिन 1820 ईस्वी में मद्रास में, बारामल जो तमिलनाडु वाला इलाका है, वहां पर लागू किया गया। मालवाड़ी बंदोबस्त 1819 ईस्वी में सर्वप्रथम, उसके बाद 1822 ईस्वी में कानून, इसको कानूनी रूप दे दिया गया, लॉ बना दिया गया। समझ रहे हैं आप? बिना लॉ के, बिना कानून के कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो सकती। तो 1819, फिर उसके बाद 22 में दोस्तों। अब आते हैं स्थायी बंदोबस्त के बाद कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। तो 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया और बंदोबस्त का स्वरूप स्थायी था, लगभग 19% भाग पर थी। आई एम टॉकिंग अबाउट स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जो विच केम इनटू द 1793 बाय द कॉर्नवालिस। ये बंगाल में थी दोस्तों, ये याद रखना, पूछा जाता है कई बार किस इलाके में थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू थी व्यवस्था। समझ रहे हैं हम? अब बात करेंगे रैयतवाड़ी की। रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्या था?
टॉमस मुनरो व कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई। कब? टॉमस मुनरो व कैप्टन रीड द्वारा। रैयत मतलब किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। बंदोबस्त का स्वरूप जो है अस्थायी था, अस्थायी होता था भूमि का बंदोबस्त का स्वरूप। लगभग 51% भूभाग पर लागू थी। मद्रास, बंबई व संपूर्ण दक्कन में ये लागू थी। मद्रास में थी दोस्तों, बंबई में थी और संपूर्ण दक्कन क्षेत्र पर यह व्यवस्था पूरी तरीके से लागू थी। हॉल्ट मैकंजी द्वारा लागू की गई। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकंजी के द्वारा लागू की गई। माल मतलब गांव के मुखिया के भू राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया। बंदोबस्त का स्वरूप अस्थायी था, क्या था? टेम्परेरी था। 30% भूभाग पर लागू थी। मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश यानी गंगा द्वाब और पंजाब क्षेत्र में यह व्यवस्था भरपूर तरीके से लागू थी दोस्तों। मध्य प्रांत में, उत्तर प्रदेश व गंगा दुआब वाले क्षेत्र में। गाइस बात करेंगे अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ और। देखिए, गांव के मुखिया का भू राजस्व वसूली का अधिकार होता था। जो गांव का मुखिया है, हेड है, उसको दोस्तों भू राजस्व वसूली का अधिकार होता था महलबाड़ी व्यवस्था में। एक पूरे गांव को, महल को, जितने भी घर हैं गांव में, जितने भी गांव में लोग रहते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था का एक जगह कलेक्टिवली रख दिया जाता। तो मालवाड़ी व्यवस्था में थी। मालवाड़ी पद्धति के जनक माने जाते हैं हॉल्ट मैकंजी। मालवाड़ी पद्धति ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर आधारित थी? 30% भूभाग पर। मार्टिन बर्थ तथा जेम्स टॉमसन किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? मालवाड़ी बंदोबस्त से। तो मार्टिन बर्थ तथा जेम्स टॉमसन किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? मालवाड़ी बंदोबस्त से। किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम में विधि सदस्य का प्रावधान किया गया? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। भारतीय विधि का सहायताकरण लॉर्ड मैकाले ने किया। भारतीय दीवानी सहायता बनी 1859 में। 1859 में ये भारतीय दीवानी सहायता बन चुकी थी। भारतीय दंड सहायता का निर्माण हुआ 1860 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो इंडियन हाईकोर्ट एक्ट बना 1861 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का वायसराय था। माल के मुखिया या प्रधान का अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया। किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार माल के मुखिया के पास था। सरकार तथा किसान के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो चुके। जमीन की खरीद बिक्री होने लगी थी उस समय। ये सारी व्यवस्था भरपूर तरीके से काम कर रही थी। बात करेंगे न्याय व्यवस्था पे। न्याय व विधि व्यवस्था में परिवर्तन लाना अवश्यंभावी हो गया। ये न्याय व विधि व्यवस्था में परिवर्तन लाना अवश्यंभावी हो गया था, क्योंकि तभी भारत में ब्रिटिश पूंजीपति सुगमता से काम कर पाते। ब्रिटिश पूंजीपति सुगमता से काम कर पाते थे। इसलिए इस काल में एक ब्रिटिश चिंतक के नाम था बेंथम। तो ब्रिटिश शुभचिंतक दोस्तों बेंथम ने न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कुछ सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? तथा लोगों को दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करना और भारतीय विधि व्यवस्था का मानकीकरण करना था दोस्तों। अतः इस काल में न्यायिक सुधार के क्रम में निम्नलिखित कदम उठाए गए। नंबर 1, 1833 ईस्वी के चार्टर में एक विधि सदस्य का प्रावधान और विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई थी दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों 1833 में एक चार्टर बना, उसमें विधि सदस्य यानी कि जो लॉ मेंबर था, उस लॉ मेंबर का प्रावधान, उस लॉ मेंबर के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। ठीक है। मैकाले द्वारा भारतीय विधि का सहायताकरण किया गया, यानी कि उसको एक तरीके से कोडिंग की गई, उस सहायताकरण किया गया और मैकाले कोड का निर्माण किया गया। समझ रहे आप? डू यू नो अबाउट दैट मैकाले कोड, जिससे आपका जो आईपीसी और सीआरपीसी बना हुआ है, ये इसी कोडिफिकेशन के बाद आया, निर्माण किया गया। अर्थात उसके द्वारा भारतीय विधि व्यवस्था का सहायताकरण किया जा चुका था। मैकाले कोड के आधार पर 1859 ईस्वी में, 1859 में भारतीय दीवानी सहायता और 1860 ईस्वी में भारतीय दंड सहायता का निर्माण किया गया था दोस्तों। 1861 ईस्वी के आसपास हाईकोर्ट अधिनियम के आधार पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इसमें हाईकोर्ट की स्थापना की गई। वहीं पूर्व प्रचलित न्यायालय के रूप में सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की समाप्ति हो चुकी थी। ये सारी चीजें हुई 1861 के बाद, जब सीआरपीसी आईपीसी डेवलप हुआ आफ्टर द मैकाले कोडिफिकेशन। क्योंकि मैकाले जो है ना, एक बहुत ही बड़ा लॉ आदमी था, यानी कि लॉ की हुआ था, ब्रिटिश लॉ की डिग्री इसके पास थी, तो बहुत ही इंटेलिजेंट डिलीजेंट आदमी रहा होगा ये। अब बात करते हैं उसकी आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज की। कृषि का व्यवसायीकरण किया, यानी कृषि का व्यवसायीकरण से मतलब है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया। कृषि का व्यवसायीकरण से तात्पर्य है परंपरागत फसलों की जगह नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन देना। मतलब अब बात यहाँ आ चुकी थी कि जो हम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल खेती कर रहे थे, ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल एग्रीकल्चर हो रही थी, उसकी जगह कॉमर्शियल एग्रीकल्चर ने ले ली। जैसे प्लांटेशन है, क्रॉप है, केल की फसल है, नारियल की फसल है, बनाना वगैरह है,
तो जो प्लांटेशन क्रॉप है, जो कॉमर्शियल है, नगद वाली फसल है, उस खेती को प्रोत्साहन मिला और कंपनी ने कृषि वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में जिन फसलों पर अपना ध्यान केंद्रित किया उसमें उस समय नील होता था, कच्चा रेशम, कपास, अफीम और चाय था दोस्तों। ये सारी जो फसलें थी वो क्या थी, ये बहुत ही ज्यादा कॉमर्शलाइज हो चुकी थी और ब्रिटिशर्स इस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन्हें का जो कैश क्रॉप है, जो इसका कॉमर्शलाइज क्रॉप्स है, इससे डायरेक्ट पैसा मिलता था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडम स्मिथ की बात करेंगे। एडम स्मिथ के हिसाब से वाणिज्यीकरण उत्पादन का प्रोत्साहन देता है, किंतु औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लाए गए वाणिज्यीकरण ने जो इंपीरियलिज्म के अंदर वाणिज्यीकरण लेके आए, उसके अंतर्गत दोस्तों जहां ब्रिटेन को समृद्ध बनाया, वहीं भारत के संदर्भ में यह उल्टा हुआ, क्योंकि ब्रिटेन तो पैसा कमा रहा था इन सब चीजों से, ब्रिटेन के पास पैसा भरपूर आ रहा था, इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट करना और भी जितने भी उसकी औपनिवेशिक संस्थाएं थी, औपनिवेशिक जो देश थे, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना, और वो खुद के इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे थे। उसी इरा में एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रिएट हो चुका था। ब्रिटिश शासन से पूर्व दोस्तों, ब्रिटिश शासन से पूर्व भी भारत में नकदी फसलों की खेती हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इस प्रक्रिया को निम्नलिखित कारणों से बल मिला। नंबर 1, ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत। जो ब्रिटिश उद्योग थे उसके लिए कच्चे माल की जरूरत थी। ब्रिटिश नगरों के लिए खाद्यान्न की जरूरत। सरकार के द्वारा निर्धारित भू राजस्व की जो बड़ी राशि को चुकाने के लिए किसानों द्वारा नकदी फसलों को उगाया गया। कुछ किसानों के द्वारा मुनाफा कमाने की आकांक्षा और महाजनों के कर्ज एवं उसकी ब्याज की अदायगी के लिए भी नकदी फसलों को उगाया जाता था दोस्तों। ये सारे काम हो रहे थे। विदित हो चुका था कि 1833 ईस्वी में अंग्रेजों को यह अनुमति मिल गई कि वे भारत में भूमि खरीद सकते थे। 1833 के चार्टर से ये चीजें लागू हो चुकी थी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, भारत में भूमि खरीद सकते थे और बागान लगा सकते थे। भारत में पहला चाय बागान असम में, ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। पहला जो चाय बागान था वो असम में लगा 1835 में। ठीक है, और 1839 ईस्वी में चाय की पहली व्यक्तिगत कंपनी असम चाय कंपनी की स्थापना हुई। समझ रहे आप? तो पहली जो व्यावसायिक कंपनी थी 1839 ईस्वी में, चाय की पहली व्यक्तिगत कंपनी लग चुकी थी, असम चाय कंपनी दोस्तों। वही बात करते हैं नेक्स्ट, क्या बात होगी। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों इसे निरुद्योगीकरण कहा। भाई ये एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। गॉट माय पॉइंट? तो निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी गई, ये बात कही थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि चाय, नील, कपास आदि उद्योग नहीं है, क्योंकि इनमें दस्तकारों के कौशल का प्रयोग ना होकर शारीरिक श्रम वाले मजदूरों की आवश्यकता है। मतलब एक तरीके से ना लेबर चाहिए था। देयर इज ए नीड ऑफ वर्कफोर्स, देयर इज ए नीड ऑफ लेबरर्स दोस्तों। तो कौशल का प्रयोग ना होकर शारीरिक श्रम, लेबर की, मजदूरों की आवश्यकता थी। इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी बात करेंगे। व्यवसायिक खेती का संपूर्ण जोखिम किसानों ने उठाया दोस्तों, क्योंकि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का जो सबसे ज़्यादा रिस्क था वो सबसे ज़्यादा फार्मर्स के साथ था, जबकि इसका अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट जो मध्यस्थ थे और जो मिडिलमैन थे और बिचौलिए, उन्होंने लिया। नकदी फसलों की खेती के कारण मोटे अनाजों के उत्पादन को धक्का लगा। मतलब जो मोटे अनाज थे जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, इस तरीके से जो अनाज थे वो फिर उस खेती से बाहर हो गए, उस खेती की दौड़ से रनिंग आउट हो गई। इस कारण भारत में अकाल जैसी घटनाएं पड़ी, क्योंकि जो मोटा अनाज था ना वो जानवरों को खाने के लिए, वो लोगों को खाने के लिए, उनके पेट पालने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए वो मोटा अनाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अकाल जैसी घटनाएं होने लगी, क्योंकि जो कॉमर्शियल क्रॉप था ना उस क्रॉप से पेट नहीं भरा जा सकता दोस्तों, और अकाल जैसी घटनाएं काफ़ी सामान्य हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्चा की दृष्टि से देखेंगे क्या है। किस चार्टर एक्ट में चाय और चीन पर से कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब ये बात हो रही है कि चाय और चीन की मोनोपोली को भी किस वाले एक्ट ने ख़त्म कर दिया। ये था 1833 का चार्टर एक्ट। असम में चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839 में। ग्रैंड ट्रंक रोड की शुरुआत हुई 1839 में। इंग्लैंड में पहला रेल इंजन कब और किसके द्वारा चलाया गया, ये 1814 में जॉर्ज स्टीवेंसन के द्वारा 1814 में स्टीम वाला, भाप वाला इंजन चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में पहली रेलवे लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक चली, बम्बई से थाने तक। भारत में पहली रेलवे लाइन बम्बई से थाने तक चली। और भारत में पहली रेलवे कब से हुई, 1853 ईस्वी में। भारत में रेलवे लाइन के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। बात करेंगे विऔद्योगीकरण की दोस्तों। क्या है विऔद्योगीकरण से तात्पर्य है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, किसी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों के समानांतर कृषि की भूमिका का बढ़ता जाना।
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 19वीं सदी में स्थिति देखने को यह मिलती है। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्यवादी विद्वान इस औद्योगिकरण की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं, परंतु ब्रिटिश शासन के अंतर्गत निम्नलिखित कारणों से हस्तशिल्प उद्योगों को धक्का लग चुका था। समझ रहे हैं। और 1813 ईस्वी में दोस्तों, 1813 ईस्वी के चार्टर के आधार पर देखा जाए तो भारत का दरवाज़ा ब्रिटिश उत्पादों के लिए खोल दिया गया था। मतलब अब बात यहाँ आ चुकी थी कि यहाँ से वो पैसा ले जाते, रेवेन्यू ले जाते, वहाँ पर वो इंडस्ट्री डेवलप करते, उस इंडस्ट्री से बना हुआ कपड़ा लत्ता चीज़ें, सारी चीज़ों को दोस्तों वो इंडिया में आकर बेचते थे। मतलब ब्रिटिश उत्पादों के लिए इंडिया के दरवाजे खोल दिए गए। ये कहानी पूरी हुई दोस्तों। यहाँ पर ब्रिटेन में भारतीय उत्पादों पर चुंगी लगाकर उसे ब्रिटिश बाजार से बाहर रखने का प्रयास किया गया। मतलब ब्रिटेन में इंडियन जो प्रोडक्ट थे, जैसे मैंने यहाँ से प्रोडक्ट बेचा इंडिया, उस पर वो चुंगी लगाने लगे। जैसे एक तरीके की ड्यूटी होती थी, आजकल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी, इस तरीके से कुछ ड्यूटीज़ लगती हैं, जैसे टैरिफ ड्यूटी है जो लगाया हुआ है। इस तरह की ड्यूटियाँ लगाने का प्रयास किया गया, जिससे उनके जो प्रोडक्ट हैं महंगे हो जाएँ और वो उस मार्केट से बाहर रहें। ये बात वहाँ पर कंप्लीट हुई। रेलवे के माध्यम से भारत में ब्रिटिश उत्पादों का दूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचना आसान हो गया। तो बहुत सारे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना आसान हो गया। ये ब्रिटिश जो प्रोडक्ट थे, इनकी पहुंच आसान हो चुकी थी। ठीक है। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति का उद्देश्य था पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित भारतीयों के एक ऐसे वर्ग के रूप में जन्म देना जो ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में काम कर सकें। ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी। अब बात करेंगे प्रभाव की। क्या प्रभाव है दोस्तों? हस्तशिल्प उद्योग के पतन से कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ा। शहर दस्तकारों को बेबस होकर गांव की ओर लौटना पड़ा। जो शहरी दस्तकार थे, जो शहरों में काम कर रहे थे, क्राफ्ट था, क्राफ्ट जो बना रहे थे, उन लोगों को बेबस होकर गांव की ओर लौटना पड़ा। यातायात एवं संचार के साधनों का विकास देखेंगे। जो यातायात और संचार के माध्यम की बात होगी। 19वीं सदी के मध्य तक भारत में यातायात के साधन बहुत पिछड़े हुए थे। ब्रिटिश शासकों ने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल और भारतीय बाजार में ब्रिटिश उत्पादों की खपाना है तो यातायात को आसान बनाना होगा दोस्तों। उन्हें यातायात को, ट्रैफिक को इस तरीके से डेवलप करना होगा जिससे वहाँ तक पहुँच आसान हो जाए। इसी क्रम में यातायात का विकास प्रारंभ हुआ। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड पर 1839 ईस्वी में काम आरंभ हो चुका था दोस्तों। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड पर 1839 ईस्वी में काम को इजी गोइंग बना दिया दोस्तों। अब बात करेंगे रेलवे के विकास की। रेलवे का विकास क्या है? जॉर्ज स्टीफेंसन को बनाया गया पहला रेल इंजन इंग्लैंड में दोस्तों 1814 ईस्वी में पटरियों पर चलाया गया। तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो बनाया था पहला रेल इंजन, वो 1814 में पटरियों पर दौड़ाया गया। और भारत में रेल लाइन बिछाने का पहला सुझाव 1831 ईस्वी में मद्रास में आया। परंतु इन रेल डिब्बों को घोड़े खींचने वाले थे दोस्तों। समझ रहे हैं? ये स्टीम वाला इंजन नहीं था। इस रेल इंजन को, रेल डिब्बों को घोड़े खींचने वाले थे। भारत में भाप से चलने वाला इंजन, जो पहला इंजन था, रेलों का पहला प्रस्ताव 1834 ईस्वी में इंग्लैंड में रखा गया। ये इंग्लैंड ही होगा शायद। ठीक है। तो 1834 में पहला क्या, जो भाप से चला इंजन था, वो 1834 में कब, वो रेलों का पहला इंजन था जो इंग्लैंड में रखा गया। इंग्लैंड में रेलवे प्रमोटर्स, भारत से व्यापार कर रहे व्यापारी घराने तथा कपड़ा उत्पादकों से इस प्रस्ताव को राजनीतिक समर्थन मिला और तब यह तय हुआ कि भारत में रेल लाइन प्राइवेट कंपनियां बिछाएंगी दोस्तों। 1853 ईस्वी में रेलवे निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। बम्बई और थाने के बीच पहली रेल लाइन बिछाई गई। 1853 से 69 ईस्वी तक रेलवे निर्माण का कार्य निजी पूंजी के अंतर्गत तथा 1869 से 80 ईस्वी के बीच निर्माण कार्य सरकार के अंतर्गत हुआ। 1880 के पश्चात रेलवे निर्माण का कार्य सरकार और दोस्तों किस किस के बीच, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के अंतर्गत हुआ। सरकार भी काम कर रही थी और निजी क्षेत्र भी काम कर रहा था। लॉर्ड डलहौजी 1849 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य काम या काम तीव्रता से किया। तो रेलवे लाइन बिछाने का काम किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। उसने 4 प्रमुख ट्रंक लाइनों के एक जाल का प्रस्ताव रखा जो देश के भीतरी भाग के बड़े बड़े बंदरगाहों को आपस में जोड़ते हैं। 1869 में भारत सरकार ने रेलवे लाइन बिछाने का जिम्मा सरकारी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया। रेलवे निर्माण के पीछे के उद्देश्य की बात करें तो भारत में दूरवर्ती क्षेत्रों तक तैयार माल पहुंचाना तथा कच्चे माल की आवाजाही को तेज करना, ये रेलवे का काम था। रेलवे निर्माण में बहुत ही ज़्यादा तरक्की इस कारण से हुई कि वो कच्चे माल की आवाजाही के लिए तेज कर दिया गया। ब्रिटिश पूंजी के निवेश की सुविधा प्रदान करना, भारत में ब्रिटिश लोह और इस्पात उद्योगों को बाजार देना, भारत में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सैनिक गतिशीलता को बनाए रखना, ये सारे काम रेलवे निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए। और रेलवे निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति इसी काम से हो रही थी दोस्तों कि वो जितना भी माल है, गुड्स एंड कैरियर्स हैं, उनको ले जाया जाए और उन्हें वहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाए।
एक्सपोर्ट तो नहीं, इंपोर्ट किया जाए, मतलब इंपोर्ट भी नहीं, मतलब बेचा जाए और ख़रीदा जाए। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट, 1903 की बात करेंगे। 1903 में कर्जन ने किसके नेतृत्व में रेलवे बोर्ड का गठन किया? ये था थॉमस रॉबर्टसन। 1930 में कर्जन ने रेलवे बोर्ड का गठन किया, थॉमस रॉबर्टसन उनके नेतृत्व में। रेलवे का तीव्रतम विकास किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के में। रेलवे बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? एकवर्त आयोग के द्वारा, एकवर्त आयोग। पहली टेलीग्राफ लाइन का विकास कहाँ किया गया? कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से आगरा तक। डाक टिकटों को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता? लॉर्ड डलहौजी को। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की। लॉर्ड डलहौजी द्वारा पोस्ट ऑफिस एक्ट कब लाया गया? ये था 1854 ईस्वी में। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा पोस्ट ऑफिस एक्ट कब लाया गया? 1854 ईस्वी में लेके आया गया दोस्तों। अब बात करते हैं रेलवे का भारत के पक्ष में लाभ क्या है, इस पक्ष की बात करेंगे। भारत में भौगोलिक एकीकरण को बल मिला, मतलब जो ज्योग्राफिकल एकता थी उस ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन को ताकत मिली। उसके आगे इसी से राष्ट्रीय एकता जैसी भावना की मजबूत हुई। क्या हुआ? राष्ट्रीय एकता जैसी भावना मजबूती से उभर कर सामने आई। ठीक है, अब देखो रेलवे का भारत के पक्ष में लाभ की बात करेंगे। द प्रॉफिट ऑफ दैट रेलवे, भारत में भौगोलिक एकीकरण को बल मिला, उसके आगे राष्ट्रीय एकता जैसी भावना मजबूत हुई और भारतीय बाजार का एकीकरण हुआ तथा एक अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी। रेलवे के साथ दोस्तों भारत में वाष्प यानी कि स्टीम वाला इंजन आ चुका था, जिसमें आधुनिक उद्योग जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जा चुका था। रेलवे का नकारात्मक प्रभाव देखते हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। रेलवे लगभग पूरी तरह दोस्तों ब्रिटिश आर्थिक और सैनिक हित में लाया गया था। मतलब देखा जाए ये सिर्फ ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज और जो सोल्जर्स थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इनका काम था, जिससे कि एक जिस बड़े क्षेत्र पर अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके चीज़ों को। और फिर भी रेलवे निर्माण का पूरा खर्च भारतीय खाते पर डाल दिया गया। जो रेलवे बन रहा था उसका खर्चा इंडियन जो लोग थे, इंडियन जो बेचारे गरीब मजदूर वर्ग था दोस्तों, खेतिहर मजदूर था, उसके ऊपर डाल दिया गया। भारत सरकार का प्रत्येक वर्ष गृह व्यय के रूप में यह रकम चुकानी पड़ती थी। जहाँ पश्चिमी देशों ने रेलवे ने औद्योगिकरण का प्रोत्साहन दिया था, वहीं भारत में इसने औद्योगिकरण को बल दिया दोस्तों। ठीक है, तो भारत में इसने औद्योगिकरण को बल दे दिया। समझ रहे आप? जो पश्चिमी देशों में रेलवे ने औद्योगिकरण की बात की थी। अब बात करेंगे क्या बात होगी। रेलवे ने दोस्तों भारत से अनाजों के निर्यात यानी एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन दिया, जिस कारण अकाल जैसी घटनाएं बढ़ी। अब बात करते हैं टेलीग्राफ का विकास। अंग्रेजों ने एक कुशल एवं आधुनिक टेलीग्राफ विभाग का गठन किया। 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन का आरंभ किया गया। अब बात करेंगे डाक विभाग की। अंग्रेजों ने एक पृथक डाक विभाग का गठन किया। लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकटों को भी आरंभ किया था। उसने डाक टिकट की दरें घटाकर 2 पैसे कर दी दोस्तों। सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करेंगे। सड़कों एवं नहरों की देखभाल के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया गया। कार्ल मार्क्स का कथन है कि जिस देश में लोहा एवं कोयला मौजूद हो दोस्तों, जहाँ पर लोहा एवं कोयला मौजूद हो वहाँ अगर तकनीकी पहुँचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से नहीं बल्कि आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता। कोयला मौजूद हो वहाँ अगर तकनीक पहुँचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता है। सामाजिक नीतियों की बात करें। सामाजिक नीतियाँ, जहाँ पूर्व काल में ब्रिटिश भारत के संबंध में ब्रिटिश नीति का बल सामाजिक क्षेत्र में परंपरागत मॉडल को बनाए रखने पर था, वहीं इस काल में कंपनी ने भारत के सामाजिक मामले में सक्रिय हस्तक्षेप किया दोस्तों। अगर एक तरह से देखा जाए तो इसके पीछे भी एक गहरा औपनिवेशिक हित था। अर्थात यह देखा गया कि जब तक भारत के परंपरागत सामाजिक मामले में हस्तक्षेप कर भारतीयों को परंपरा से मुक्त नहीं किया जाता, तभी तक भारतीय अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार करते हैं दोस्तों। और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय ही ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में काम करते हैं। अब बात करेंगे समाज सुधार के लिए विधि निर्माण। सती प्रथा का उन्मूलन। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में बंगाल सती अधिनियम था 17, उसके आधार पर इसे बंगाल पर लागू किया गया और 1830 ईस्वी में इसे संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं शिशु हत्या पर पाबंदी। तो जो शिशु हत्याएं हो रही थी उस पर पाबंदी लगा दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसके शासनकाल में शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया और 1830 के दशक में से कड़ाई से लागू करने का प्रयास किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के आधार पर दास व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कदम उठाया गया। आगे चलकर लॉर्ड एलनब्रो के शासनकाल में 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? 1843 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह कानून।
लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में दोस्तों 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। कब? 1856 में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे औद्योगिक चरण की। क्या था ये औद्योगिक चरण? इसकी सारांश की बात करेंगे। भारत को तैयार माल के आयातक और कच्चे माल के निर्यातक के रूप में तैयार करना, ये मेन काम था। राजनीतिक की बात करेंगे, उसकी नीतियाँ क्या थी, प्रशासनिक नीति क्या थी, आर्थिक नीति क्या थी या सामाजिक नीति क्या थी। जो राजनीतिक नीति थी, साम्राज्यवादी प्रसार अर्थात अधिक से अधिक भारतीय क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना। वहीं प्रशासनिक की बात करें, प्रशासनिक संरचना में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन, जैसे ठगी पद्धति का दमन हो गया। आर्थिक नीति, कृषि का व्यवसायीकरण, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, रेलवे एवं आधुनिक यातायात एवं संचार साधनों का विकास। सामाजिक नीति, समाज सुधार, जैसे सती प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया और शिशु हत्या पर पाबंदी जैसी चीज़ें सामाजिक कुरीतियाँ थी दोस्तों। बात करेंगे उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण 1858 से 1947, क्या है इसकी बात करेंगे। भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश का उसके लिए खोलना, ये इसका उद्देश्य था। भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना, ये उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण था। 1857 ईस्वी के महाविद्रोह जैसी घटना को दोबारा होने से रोकना। उपनिवेशवाद के इस चरण में ब्रिटिश नीति एक से अधिक उद्देश्यों से परिचालित हो रही थी दोस्तों। इस बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के इंग्लैंड के बाहर अन्य यूरोपीय देशों में बढ़ते औद्योगिकरण से प्रतिस्पर्धा आदि के कारण इस चरण का उद्भव होता है। समझ रहे हैं आप? ब्रिटिश निवेशकों ने, जो निवेशक थे, उन्होंने भारत में निवेश करना सही समझा, इसलिए इस समय ब्रिटिश पूंजी से बैंकों तथा बीमा कंपनियों को भी स्थापना की गई दोस्तों। निवेश के अन्य क्षेत्रों में चाय बागान, कॉफ़ी बागान, जूट उद्योग, जहाजरानी उद्योग, ये प्रमुख थे। सबसे रोचक पहलू की बात करें तो इस वित्तीय पूंजीवादी चरण को यह कह रहा था, वित्तीय पूंजीवादी चरण का यह रहा कि ब्रिटिश निवेशकों ने उन उद्योगों में निवेश नहीं किया जो आगे चलकर ब्रिटिश कंपनियों से ही प्रतिस्पर्धा करते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे प्रशासनिक नीतियों की। इस काल में ब्रिटिश कानून के द्वारा प्रशासनिक संरचना में सुधार और परिवर्तन लाया गया दोस्तों। इन परिवर्तनों का उद्देश्य एक तरफ 1857 ईस्वी में महाविद्रोह जैसी घटना का पुनरावृत्ति को रोकना, वहीं दूसरी तरफ भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना। ये सारे उद्देश्य इस चीज़ों की जरूरी थे। सारी चीज़ों को उपनिवेशवाद का फाइनेंशियल एक्शंस थे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन स्थापित किया गया तथा सिविल सेवा व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सभी क्षेत्रों जैसे अंतर्गत निम्न सुधार किए गए। जैसा कि आप देख सकते हो, भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया 1858 के चार्टर अधिनियम से। 1858 का चार्टर आया दोस्तों, इसकी बात करेंगे क्या था। भारत के प्रशासन के लिए एक भारत सचिव के पद का सृजन किया गया और उसके कार्यों में सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। अब भारत का गवर्नर जनरल वायसरॉय कहा जाने लगा कि 1857 की क्रांति जब हुई उसके बाद एक्ट आया 1858 का। इसके बाद जो गवर्नर जनरल था वायसरॉय कहा जाने लगा। प्रांतों में ही गवर्नर स्थापित रहे। आरंभ में भारत सचिव के लिए भारतीय प्रशासन का निरीक्षण कठिन था, पर 1869 में 1869 ईस्वी में सुएज नहर के खुल जाने से, यानी कि सुएज नहर खुल चुकी थी 1869 में। 1870 के दशक में स्टीमशिप जो जहाज चलाए जाए, वो 1870 के दशक में स्टीमशिप जहाज चलाए जाने और भारत और लंदन के बीच टेलीग्राफिक लाइन बिछाए जाने तक प्रशासनिक निरीक्षण बेहतर होने लगा। प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए विकेंद्रीकरण पर, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पर बल दिया गया। वहीं 1861 ईस्वी की बात करें, इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों का विधि निर्माण की शक्ति वापस कर दी गई और आगे 1870 के दशक में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। अंत में 1919 के अधिनियम में स्पष्ट 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची थी, प्रांतीय सूची थी और समवर्ती सूची। इस प्रकार संघ एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया दोस्तों। सैन्य सुधार की बात करेंगे, क्या हुआ। सेना में भारतीय सैनिकों का यूरोपीय सैनिकों की संख्या में संतुलन किया गया। सैन्य सुधार किए गए आफ्टर 1857, क्योंकि ये आंदोलन ऐसा था, ये क्रांति ऐसी थी, इसने सबकी नींव हिला दी। तो सेना में भारतीय सैनिकों का यूरोपीय सैनिकों से संख्या में संतुलन किया गया। उच्च पद ब्रिटिश और यूरोपियों के अंतर्गत रखे गए। तोपखाना विभाग ब्रिटिश नियंत्रण में बनाए रखा गया और भारतीय सेना में क्षेत्र एवं जाति के आधार पर रेजिमेंट स्थापित किए गए। कुछ खास क्षेत्रों की बात करें, लोगों को लड़ाकू जाति घोषित कर और उन्हीं में से सैनिकों की नियुक्ति की गई तथा गोरखा एवं सिख की बात हुई दोस्तों। सिविल सेवा में सुधार की बात करें, क्या है।
1887 ईस्वी में दोस्तों 1887 में सिविल सेवा पर एक कमीशन का गठन किया गया 1887 में। उसकी अनुशंसा पर 1892 यानी कि 1892 ईस्वी में निम्नलिखित सुधार किए गए। कौन कौन से थे? कॉन्वेंटेड सिविल सेवा पहले की तरह ब्रिटिश के लिए सुरक्षित रही और स्टेटरी सिविल सर्विसेज को समाप्त कर दिया गया और उसके बदले यह प्रावधान किया गया कि प्रांतीय सिविल सेवा के माध्यम से चयनित अधिकारियों में से जो चयनित अधिकारी हैं उनमें से कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को वरीयता के आधार पर, मतलब उनके प्रमोशन के आधार पर, वरीयता के आधार पर केंद्रीय सिविल सेवा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नॉन कोविनेंट सिविल सेवा का नाम बदलकर प्रांतीय सिविल सेवा कर दिया गया। वर्ष 1919 के अधिनियम में यह अनुशंसा की गई कि सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी हो। फिर कोवेनेंटेड सिविल सेवा का नाम बदलकर भारतीय सिविल सेवा कर दिया गया। पहली बार वर्ष 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। पहली बार इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। उसके बाद भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ने लगी तथा ब्रिटिश राज का यह इस्पाती ढांचा बिखरने लगा। बात करेंगे स्थानीय स्वायत्त शासन की दोस्तों। भारत में स्थानीय शासन का विकास मौर्य काल से माना जाता है। चोल युग स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से सबश्रेष्ठ काल माना जाता है दोस्तों। कौन सा? चोल युग। परीक्षा की दृष्टि से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। समझ रहे हैं आप? ये था लॉर्ड कैनिंग। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया 1861 ईस्वी में। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? काला सागर तथा भूमध्य सागर को दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 में। पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया वर्ष 1922 में इलाहाबाद में दोस्तों। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपिन को। नेक्स्ट बात करेंगे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया? लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में लाया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे पहली बार स्थानीय संस्थाएं जो प्रेसिडेंसी नगरों की स्थापित की गई थी 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी। कब? 1687 में। और 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम से स्थानीय संस्थाओं को वैधानिक आधार मिल गया और 1842 ईस्वी के बंगाल अधिनियम के आधार पर प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर स्थानीय संस्थानों का आरंभ हुआ। 1850 ईस्वी में अधिनियम सभी ब्रिटिश प्रांतों में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य नगरों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुविधाओं का प्रबंध करना था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपिन ने दोस्तों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पारित किया और इसके आधार पर स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रोत्साहन दिया गया, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य भारतीयों को लाभ पहुंचाना कम और ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों का प्रोत्साहन देना अधिक था। इस एक्ट में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। कौन कौन से प्रावधान थे? स्थानीय बोर्ड को एक निश्चित आय और कार्य सौंपा गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तालका बोर्ड अथवा जला बोर्ड बनाए गए। स्थानीय संस्थाओं में जनता द्वारा निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित किया गया। ये सारी चीज़ें की गई थी। बात करते हैं पुलिस सुधार की। 1860 ईस्वी में पुलिस कमीशन का गठन किया गया 1860 में। उसके अनुशंसा पर 1861 ईस्वी का पुलिस एक्ट पारित किया गया। उसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। प्रावधान थे सैनिक पुलिस की जगह सिविल पुलिस का प्रावधान किया गया। सैनिक पुलिस की जगह सिविल पुलिस जो है आजकल देखा जाए जो पुलिस होती है वो किया गया। सर्वोच्च स्तर पर इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी का पद का सृजन किया गया और सबसे ऊंचे स्तर पर आईजी होता था जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता था। जिले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि जो एसपी का पद है आज भी है और जो जिला कलेक्टर के अधीन आता था। मतलब जिले में सुपरिटेंडेंट का पुलिस का पद भी जिला कलेक्टर के पद अधीन आता था। दरोगा के अंतर्गत थाना व्यवस्था की गई जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अधीन था दोस्तों। बात करेंगे आर्थिक नीति की। धन का बहिर्गमन। धन के बहिर्गमन से तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से है जिनके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा था, जिसके प्रतिफल में भारत को कोई आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त नहीं होता था। धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है दोस्तों। कहाँ पर? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में उन्होंने अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया दोस्तों। गॉट इट? ठीक है। 2 मई 1867 में क्या हुआ? लंदन में हुए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में एक बैठक हुई, इसमें लेख लिखा गया इंग्लैंड डेट टू इंडिया। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया की बात हुई। इसमें यह प्रस्तुत किया गया कि ब्रिटेन जो है भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। उन्होंने आगे कहा भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग 1/4 भाग जो 1/4 देश के बाहर चला जाता है तथा इंग्लैंड के संसाधनों से जुड़ जाता है और वहीं धन
ऋण के रूप में पुनः भारत वापस आता है। मतलब एक बात यह है कि वो इन्वेस्टमेंट के रूप में वो इंडिया में वापस ले आते हैं, जिसके लिए भारत और अधिक धन ब्याज के रूप में चुकाता है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। जो धन का निष्कासन था उसको अनिष्टों का अनिष्ट कहा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त ने, आरसी दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया है। क्या है ये? धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों। 1813 ईस्वी में बहुत तेजी से संपदा का दोहन हुआ। उस समय जो रिसोर्स है ना, उसका बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, दोहन हो रहा था। कार्ल मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा दोस्तों। कार्ल मार्क्स जो समाजवादी रहे, सोशलिस्ट रहे, उन्होंने ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा दी इसको। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कलकत्ता का अधिवेशन हुआ 1896 में। नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत का स्वीकार कर लिया गया। उस समय धन का निष्कासन का सिद्धांत एक्सेप्ट किया गया था। 1905 में नौरोजी ने इसी आधार पर सुशासन की मांग भी की थी दोस्तों। गॉट इट? 1905 में नौरोजी ने इसी आधार पर सुशासन की मांग की, सेल्फ रूल की मांग की थी। अब आधुनिक उद्योगों की स्थापना तथा विकास की बात होगी। ब्रिटिश नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में तब्दील कर दिया। अर्थात भारत का ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के बाजार और कच्चे माल के निर्यातक एक्सपोर्ट के रूप में तैयार किया गया। इसलिए भारत के संबंध में अगर देखा जाए तो जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश नीति औद्योगिकरण को हतोत्साहित करती रही दोस्तों। क्या करती रही? उसको हतोत्साहित करने की रही है। यानी कि जो ब्रिटिश नीति थी वो औद्योगिकरण को डीमोरलाइज करने के लिए। फिर भी विदेशी पूंजीपतियों के सहायक के रूप में काम कर रहे भारतीय पूंजीपतियों के पास भी पूंजी जमा हुई। महादेव गोविंद रानडे ने भारतीय पूंजीपतियों को उद्योगों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं बात करें केटी तेलंग और फिरोजा मेहता की। केटी तेलंग और फिरोजा मेहता ने 1870 ईस्वी में बंबई में साबुन का कारखाना लगाया। वहीं लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक के रूप में और पीएनबी की हैसियत से उद्योगों की स्थापना में लोगों की सहायता की। तो लाला लाजपत राय ने दोस्तों पीएनबी, जो पीएनबी बैंक है आजकल, पंजाब नेशनल बैंक, उसमें लोगों की सहायता की, उस निदेशक की हैसियत से उद्योगों की स्थापना के लिए हेल्प की। परीक्षा की दृष्टि से देखिए क्या है, परीक्षा की दृष्टि समझिए। बंबई में 1853 ईस्वी में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना किसने स्थापित किया? कावासी नानाभाई दादावर ने दोस्तों। किसने? कावासी नानाभाई दादावर ने। जेएन टाटा ने एम्प्रेस मिल कब स्थापित की? 1877 ईस्वी में। भारत का पहला जूट कारखाना लगाया गया सहारनपुर के निकट रिसरा में। और बिरला जूट कंपनी की स्थापना हुई वर्ष 1919 ईस्वी में। टिस्को कंपनी की स्थापना हुई वर्ष 1907 ईस्वी में। और टिस्को कंपनी की स्थापना कहाँ हुई? जमशेदपुर में। औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई वर्ष 1916 ईस्वी में। मैकलगन समिति का संबंध दोस्तों किससे है? सहकारी संस्थाओं से है। फिक्की की स्थापना हुई वर्ष 1927 में, याद रखना। भारत में औद्योगिक प्लान के लिए किस प्लान को तैयार किया गया? जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो था बॉम्बे प्लान। कब आया? 1944 में। 1944 में ये बॉम्बे प्लान आया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग पर चर्चा होगी। सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई। बंबई में पारसी कावासी नानाभाई दावार ने 1853 ईस्वी में पहला कारखाना स्थापित किया। वहीं 1877 ईस्वी में नागपुर में जेएन टाटा ने इम्प्रेस मिल प्रारंभ की। और 1860 से लेकर 64 ईस्वी में 1860 से 64 ईस्वी में अमेरिका गृह युद्ध के फलस्वरूप बाजार में रुई की मांग बढ़ गई। किसकी? कॉटन की। रुई की मांग बढ़ चुकी थी, जिससे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। तो आगे 1914 ईस्वी तक भारत सूती वस्त्र उद्योग के मामले में चौथाई यानी कि चौथे स्थान पर था। कौन से? 4th स्थान पर था। जूट या पटसन उद्योग की बात करें, 1855 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल के निकट रिस्सा नामक स्थान पर पहला जूट कारखाना स्थापित किया गया। और 19वीं शताब्दी के अंत में ताराचंद घनश्याम दास ने कच्चे जूट के व्यापार को शुरू किया। सर्वप्रथम वर्ष 1918 ईस्वी में एक लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स, क्या नाम था उसका? बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई। और वर्ष 1919 ईस्वी में बिरला जूट कंपनी की स्थापना हुई। अब बात करेंगे लौह इस्पात उद्योग की। वर्ष 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में जेएन टाटा ने टिस्को कंपनी की स्थापना की दोस्तों। किसकी? टिस्को कंपनी की स्थापना की। उसके बाद बंगाल में दोस्तों, कहां पर? उसके बाद अगर बात करें कहां पर? बंगाल में, ऊपर आएंगे, बंगाल और मैसूर में दोस्तों। बंगाल और मैसूर में देखा जाए तो स्टील कंपनियों की स्थापना हो गई थी। अतः भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भी औद्योगिकरण हुआ वह ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में हुआ तथा भारतीय पूंजीपतियों की अपनी पहल पर हुआ था दोस्तों। जब भी ब्रिटिश पूंजी संकट की स्थिति में आई, भारतीय पूंजीपतियों ने इसका लाभ उठाया। ऐसा माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश पूंजी का नियंत्रण कमजोर हुआ। यह वही समय था जब भारतीय औद्योगिक पूंजीवाद की प्रगति हुई।
तथा नए क्षेत्रों में भारतीय उद्योगों का प्रसार हुआ। अब बात करेंगे सामाजिक नीति की। 1857 ईस्वी में महाविद्रोह से सबक लेने के बाद ब्रिटिश ने भारत के सामाजिक मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, अर्थात उन्होंने समाज सुधार से परहेज किया, परंतु राष्ट्रवादी दबाव के चलते समय समय पर कुछ सुधार करने पड़े। जैसे बी एन मालाबारी के दबाव पर 1891 में आया सम्मति आयोग अधिनियम। कौन सा था? ये था कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया, जिसमें लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाई गई। लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ा दी गई थी इस बी एन मालाबारी के दबाव पर 1891 में सम्मति आयोग अधिनियम में। दोस्तों गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे तो बी एन मालाबारी का दबाव पड़ा, उसके दबाव पर 1891 में अंग्रेजों ने पास कर दिया बिल। वित्तीय चरण की बात करें, उसका सारांश उद्देश्य क्या था? भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना और 1857 जैसी महाविद्रोह की घटना को रोकना। दोस्तों क्या है इसका? राजनीतिक नीति देखते हैं इसकी। अप्रत्यक्ष विस्तार पर बल, प्रशासनिक नीति यानी कि प्रशासनिक संरचना में सुधार, स्थानीय स्वायत्त शासन, सिविल सेवा में सुधार, पुलिस सुधार आदि। आर्थिक नीति, भारत में ब्रिटिश पूंजी का आगमन, धन की निकासी प्रारंभ हो गई और औद्योगिकरण का ब्रिटिश हित में उपयोग होने लगा। सामाजिक नीति की बात करें, समाज सुधार से परहेज करना, ये सारी चीजें इसमें लागू हो चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है और 1 घंटे से ज़्यादा हम नहीं कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए। आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप इसको रिवाइज नहीं कराएंगे। मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए दोस्तों, और रिवीजन करना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।